हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल कैप्चर फिजिक्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी इस वीडियो में हम ऐसे सूत्र का निगमन करेंगे जो दर्शाएगा स्मॉल एफ और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर क्वेश्चन घुमाकर इस तरह से पूछता है कि सिद्ध कीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और या फिर इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वो ऐसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो इन तीनों ही सवालों का एक ही जवाब है, इस डेरिवेशन में हम जानेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण की सहायता से। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले बोर्ड पर मैंने हेडिंग लगा दी फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है प्रूव दैट स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ अवतल दर्पण की सहायता से। तो सबसे पहले मैंने मान लिया ये कोई अवतल दर्पण है, पीछे की साइड मैंने ऐसे पॉलिश कर दी और आप देख रहे हैं कि इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसी है, दबी हुई है। तो ये कैसा हो गया मेरा अवतल दर्पण। इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक, और द्वारक का मध्य बिंदु ये कहलाता है ध्रुव यानी पोल, और इसको डिनोट करते हैं पी से। इसका वक्रता केंद्र करीब यहाँ कहीं होगा और वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं सी से। वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य में होता है फोकस, और फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। यानी ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा अगर हम खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इन सबको हम दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में बड़ी आसानी से पढ़ चुके हैं। पी यानी पोल यानी ध्रुव, एफ यानी फोकस, फोकस केंद्रीय फोकस है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब हम मानेंगे कोई प्रकाश किरण है इस मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के ऊपर गिर रही है वो। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आई, देखो मुख्य अक्ष के समांतर। अब एरो इधर लगा है, किरणों को हमेशा बाएं से दाएं मानते हैं, तो लेफ्ट से राइट किरण जा रही है। अब किरण का नाम दे दिया ए बी, यानी जो ए बी किरण है वो आपतित किरण है, वो दर्पण के ऊपर गिर रही है, आपतित हो रही है। अब टकराने के पश्चात अब परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहला नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। अब टकराने के बाद वो किरण क्या करेगी? टकराने के बाद ऐसी टकराएगी, टकराने के बाद उसके फोकस से होती हुई ऐसी मेरी तरफ वो आ जाएगी, मेरी तरफ आ जाएगी। तो ये आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है, इसका भी नाम दे दो बी एफ, यहाँ रख दिया मैंने जेड। तो बी एफ जेड ये परावर्तित किरण है। परावर्तन हो गया, परावर्तन होने के बाद जो किरण लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो ए बी किरण होगी आपतित किरण जो दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है, बी एफ जेड ये होगी परावर्तित किरण यानी परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से इसमें एक रचना कर ली। रचना ये कर ली, बी और सी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया। हम जानते हैं वक्रता केंद्र से द्वारक के किसी बिंदु को मिला दें तो वो 90 डिग्री पर ही मिलता है, यानी ये बी सी क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब, यानी तल के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। देखो परावर्तन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये परावर्तक पृष्ठ थी, देखें तल के लंबवत रेखा ये कहलाती है अभिलंब यानी नॉर्मल, एन से नोट करते थे। ये आपतित किरण थी, ऊपर से ये आ रही थी, इसको कहते थे आपतित किरण, और टकराने के बाद ये लौट रही थी, इसको कहते थे परावर्तित किरण। हम ये जानते थे ये आपतित किरण, ये अभिलंब। आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते थे आपतन कोण, दर्शाते थे आई से। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते थे परावर्तन कोण, और उसको दर्शाते थे स्मॉल आर से। अब ये केस ऐसा बन गया है कुछ, इसको ऐसा रोटेट करके देखें, ये वाला पॉइंट बी यहाँ हो जाएगा, ये बी पॉइंट यहाँ, बस इसको ऐसे करके देख लें, ऐसे ही है। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब ये हो गया, नॉर्मल बी सी हो गया ये वाला बीच वाली लाइन, और ये होगी परावर्तित किरण यानी ये वाली। तो यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण और दर्शाते हैं आई से। ये परावर्तित किरण है बी एफ जेड। परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ यानी इसके साथ इधर जो कोण बनता है ये वाला, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण और दर्शाते हैं स्मॉल आर से। यानी ये कोण आई हो गया आपतन कोण और ये कोण हो गया आर यानी परावर्तन कोण। ये परावर्तन से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट जाए, यानी कोई तिरछी रेखा काट जाए, तब जो जेड के अंदर एंगल बन रहा है, इसमें देखो जेड बन रहा है, यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ये वाला, ये जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं, यानी ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल कितना होगा? एक्स।
इन्हें कहते हैं एकांतर कोण, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। और ये 30 का है तो ये 30 का होगा, अगर ये x है तो ये भी एंगल x होगा। क्यों? ये इन्हें कहते हैं एकांतर कोण, यानी किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा यानी तिर्यक रेखा काट जाए तब ये कोण बनते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप देखें यहाँ भी एक जेड बन रहा है, जेड ये बन रहा है, देखें यहाँ पर एक ये ऐसे करके ये लाइन ऐसे करके यहाँ आ जाएंगे आप, ये और ये, यानी ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा आई, यानी हमने पता कर लिया ये और ये बराबर है, ये आपतन कोण है, ये आर है परावर्तन कोण, ये भी आपतन कोण हो गया आई के हिसाब से, ये आपतन कोण है, ये भी आपतन, ये जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी और ऊपर वाले में ये लगा दी। ठीक है, अब देखो इसमें वर्णन में सबसे पहले आप लिखेंगे, इस दर्पण का नाम दे देंगे एम और एम डैश। माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी किरण आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। अब रचना में आपने क्या लिखा, रचना आपने कर ली, रचना में यहाँ लिख लेंगे रचना मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या कर लिया, बी सी को मिलाया, यानी बी सी यहाँ पे क्या है, एक तरह का अविलंब हो गया, नॉर्मल का काम कर रहा है। तो रचना में आप लिख सकते हैं बी सी को मिलाया। अब हेडिंग पड़ेगी आपकी उत्पत्ति यानी प्रूफ, निगमन, यानी अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं स्मॉल f इक्वल टू होता है r/2, या फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर, अब उत्पत्ति में सबसे पहले हम जानते हैं, इसको देखो लिखेंगे कोण I और कोण R बराबर होंगे। क्यों? परावर्तन का नियम कहता है जितना कोण आपतन होगा उतना ही कोण परावर्तन होगा, यानी आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, ये हो गया आपतन कोण, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब है ये वाला, तो ये हो गया परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर है कोण R के। यहाँ से हमें पता चल रहा है कोण I किसके बराबर है, कोण R के। अब इसको कैसे लिखेंगे, कोण I को लिख सकते हैं हम कोण ABC, देखो बीच में आ गया, यानी इसकी बात हो रही है, कोण B की बात हो रही है, B की, B यानी I, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोण ABC, यानी ABC बराबर है। अब इसको लिखना है आपको, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण, यहाँ से लिख दो या यहाँ से लिख दो, कोण CBF के बीच में आना चाहिए, बराबर होगा कोण CBF, तो CBF इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। क्यों बराबर है, यहाँ पे उसका रीजन देना पड़ेगा आपको परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अपनी यूज कर ली। अब देखें यहाँ पे, अब ये वाला लगाएंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ये I इस I के बराबर है, यानी ये एंगल I है तो ये भी एंगल कितना होगा I। अब इसको कैसे लिखेंगे, कोण ABC बराबर है कोण, अब ये बीच में आना चाहिए, कोण BCF के, इसको लिख सकते हैं कोण, देखो ABC बीच में आ गया, कोण ABC बराबर है कोण, अब ये बीच में आना चाहिए, तो यहाँ चाहो यहाँ से बोल दो फिर यहाँ से बोल दो, कोण BCF के, कोण BCF के, इसको डालने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्यों बराबर है, ऐसे थोड़े लिख दिया आपने, तो रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एकांतर कोण है, यानी एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जब एकांतर कोण है इसलिए वो बराबर है। अब आप देखें समीकरण 1 को देखें, समीकरण 2 को देखें, गौर करें जरा, ये लिखा है कोण ABC बराबर इतना और कोण ABC बराबर इतना। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर LHS बराबर है, बायां पक्ष बराबर है किसी समीकरणों में दो, तो हम RHS यानी दायां पक्ष को बराबर कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF। क्यों कि बाएं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम RHS साइड को बराबर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने RHS को बराबर कर दिया। यहाँ लिख दिया कोण CBF बराबर है कोण BCF के, इसको डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कहाँ है जरा इन पे गौर करो, कोण CBF यानी एंगल R की बात हो रही है, कोण BCF कहाँ है, BCF यानी एंगल I की बात हो रही है। अब ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, ये एंगल B है, ये सॉरी ये पॉइंट B है, ये C है और ये पॉइंट कितना है F, और ये वाला एंगल आपका है R, ये एंगल R है और ये एंगल कितना है I। किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो, एक मैथमेटिक्स में रेखागणित में एक प्रमेय है, ये त्रिभुज है, अगर ये एंगल 30 का है और ये एंगल भी 30 का है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। इस कोण के सामने भुजा पड़ रही है ये, इस कोण के सामने भुजा पड़ रही है, यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी बराबर।
अगर इस ट्रायंगल का नाम रखना चाहें हम ABC, तो एंगल बी के सामने भुजा कौन सी पड़ रही है? AC, यानी AC बराबर होगी एंगल सी के सामने कौन सी पड़ रही है? AB, तो AC बराबर क्या होगी? AB। इसका मतलब ये है कि कोण किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हैं तो उन कोणों के सामने जो भुजाएं पड़ती हैं वो भी कैसी होती हैं? बराबर। अब इस ट्रायंगल को देखें, अब ये कहाँ है? कोण CBF, कोण CBF यानी एंगल R के सामने क्या पड़ रहा है? CF, R के सामने साइड कौन सी पड़ रही है? CF, तो यानी हम लिख सकते हैं CF बराबर होगा, ये क्या है? कोण BCF I, कोण I की बात, I के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? BF, इसके सामने पड़ रही है BF। इसमें देख लें आप, ये लिखा है कौन? CBF यानी इस एंगल के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? FC, तो हमने लिख दिया CF या FC बराबर कोण BCF यानी एंगल I की बात हो रही है, I के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? BF, तो इसके सामने ये पड़ रही है, तो इसको हमने बराबर कर दिया। इसको डाल देंगे आप समीकरण नंबर 4। ये क्यों बराबर कर दिया है, इसका रीजन लिख सकते हैं आप कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर कोणों के सम्मुख यानी सामने वाली भुजाएं हैं, और इसीलिए हमने बराबर कर दिया है। अब देखो इसमें थोड़ा ये अलग है आपका समझने वाला। अब देखो इसमें थोड़ा हमें सोचना है। सोचना ये है कि अगर दर्पण छोटा हो, दर्पण छोटे से मतलब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण छोटा होगा, जब दर्पण छोटा करीब इतना हो, ये पॉइंट यहाँ पे F है और यहाँ पे ये ध्रुव है P, ये पॉइंट F, तब ये B पॉइंट कहीं यहाँ होगा, B पॉइंट करीब P के ऊपर ही होगा, तो यानी FP और FB इन दोनों साइड्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। कब? जब दर्पण बहुत छोटा हो तब। अभी तो देखो अंतर हो सकता है यहाँ और यहाँ, क्यों? गैप इतना है, हो सकता है ये बड़ी छोटी अंतर होगा, लेकिन दर्पण जब आप छोटा ले लेंगे, सपोज इतना छोटा ले लिया आपने दर्पण, और यहाँ पे ये F यानी फोकस, और यहाँ इसका ये है ध्रुव यानी P। अब ये B पॉइंट जब छोटा होगा तो उसी पर ही तो होगा, ऊपर तो होगा नहीं, उसके बाहर तो होगा नहीं, तो B पॉइंट यहाँ कहीं होगा, उसको मैंने मान लिया B। ये B लिखा है, ऊपर वाला B है, नीचे वाला P है, तो FP और FB। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो FB और FP में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। कब? जब दर्पण बहुत छोटा हो तब। तो हम लिख सकते हैं FP लगभग बराबर है, यानी FB लगभग किसके बराबर होगा? FP के। FB लगभग किसके बराबर होगा? FP के। कब? जब दर्पण छोटा होगा। जब दर्पण छोटा होगा तो ये B पॉइंट करीब यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके B पॉइंट करीब यहाँ आ जाएगा। जब B पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन यानी FP लाइन और FB लाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो हम इस लाइन को लगभग इसके बराबर मान सकते हैं। कब? ये एक अनुमान है, जब दर्पण अगर छोटा, अभी तो आपने बड़ा लिया है तो इतना गैप है, तो कम इसमें और इसमें फासला हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन जब ये पॉइंट दर्पण छोटा ले लेंगे आप तो B पॉइंट के करीब यहाँ आ जाएगा, उसके करीब जैसे ये केस बनेगा, तो FP और FB में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, तो तब हम लिख सकते हैं FB यानी FB किसके बराबर हो सकता है? FP के। ये एक केस बन सकता है जब दर्पण छोटा हो तब। अब फिजिक्स ज़्यादातर अनुमान पे चलती है, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम, जब दर्पण छोटा हो तब हम इस केस को यानी इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यहाँ मेंशन कर रहे हैं हम, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब यही लगा सकते हैं FB किसके बराबर मान सकते हैं? FP के। यहाँ से समझ सकते हैं FB लगभग बराबर होगा FP के, यानी इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर दिया। FB लगभग का ये साइन है, बराबर होगा FP के। अब देखें समीकरण नंबर 3 को, समीकरण 3 से देखें हम, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 देखें, समीकरण 3 में जहाँ FB या BF है, ये FB या BF एक ही बात है, FB या BF की जगह हम क्या रख दें? FP। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? FP। तो समीकरण 3 के एलएचएस में तो CF चल रहा है, CF इक्वल टू BF लिखा है, BF या FB, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? PF या FP। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? FP। क्या रख दिया? FP, यानी BF या FB की जगह रख दिया हमने FP। अब देखो यहाँ पर FP का तो मान हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर FP ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। इसको देखो हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, FP या PF ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी यानी FP का तो मान हमें पता चल रहा है। F फोकस है, P ध्रुव है, तो फोकस से ध्रुव तक की दूरी होती है फोकस दूरी को दर्शाते स्मॉल f से,
अब हम चिन्ह प्रपार्टी में पढ़ चुके हैं, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां होती है ऋणात्मक, तो इस वजह से एफ पी की जगह तो मान हम लगा देंगे, एफ पी की जगह मान लगा देंगे माइनस का एफ। अब कमी किसकी आ रही है, सी एफ की। सी एफ ये है, सी एफ क्या है ये। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, तो देखो यहाँ पे ये लिखा है सी एफ प्लस, हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, एफ पी इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से था एफ पी और प्लस यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, एफ पी, क्या जोड़ दिया, एफ पी। अब देखो मैथमेटिक्स में ऐसा किसी के हम कर सकते हैं, जो यहाँ जोड़ो वो यहाँ जोड़ दो, तो इससे फिलहाल ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये लिखा वो ये लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ बन जाएगा, जो हम निकालना चाह रहे हैं वो निकल आएगा। वजह क्या है, इस दूरी को कैलकुलेट नहीं कर पाते पहले, वक्रता त्रिज्या को नहीं जान पाते। अब देखें आप, ये लिखा है सी एफ प्लस एफ पी, कहाँ है सी एफ प्लस एफ पी, तो इस पूरे को हम पी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी सी। देखो सी एफ प्लस एफ पी यानी ये और प्लस ये, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं पी सी, यानी इसकी जगह पर रख दिया हमने पी सी। और पर देखें ये लिखा सी एफ और प्लस एफ पी, तो ये प्लस ये, इस पूरे को हम यहाँ से यहाँ तक नहीं लिख सकते पी सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पी सी इज इक्वल टू, अब एफ पी जैसे एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाता है 2x, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 2f p। अब मान रख दो यहाँ पर, मान रखने पर अब देखो पी सी, ये क्या लिखा, पी सी, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, यानी पी सी का मान होता है कैपिटल आर से दर्शाते वक्रता त्रिज्या को। अब वो ध्रुव के बाईं ओर है तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी पी सी का जो मान है वो किसके बराबर है, माइनस आर के, तो हम यहाँ रख देंगे माइनस का आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ पी। अब एफ पी ये होता है फोकस दूरी, इसका मान कितना दिया है, माइनस का एफ, तो यहाँ रख देंगे माइनस का। माइनस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्रुव के बाईं ओर है, जब ध्रुव के बाईं ओर लेफ्ट में है तो इधर वाली सारी दूरियां लेते हैं ऋणात्मक, इसलिए आ रहा है। तो देखो आपने माइनस से माइनस काट दिया, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2f, यानी यहाँ से सिद्ध होता है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। या यहाँ से आप f का मान निकालो, तो 2 का क्या कर देंगे 55, तो हो जाए f इज इक्वल टू r/2। तो इस तरह यहाँ से प्रूफ हो जाता है आपका जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर दूसरे शब्दों में से हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। तो इस तरह आपने बड़ी आसानी से समझ लिया किसी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ से हमें पता चला कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, देखें यहाँ पे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आर, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। और इसमें इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, और घंटी को भी दबा लें। दैट्स ऑल।